अच्छा जी, हम शुरू करते हैं। लास्ट वीक हमने जहाँ तक काम किया था हम थोड़ा सा उसको रिपीट करते हैं पहले, और फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू करते हैं उससे आगे। हम एक्चुअली एक डेटाबेस बनाना चाह रहे थे, और उस डेटाबेस के लिए हमने ये डिसाइड किया था कि हम एक स्टूडेंट की डेटाबेस बनाते हैं, जिसमें हम एक नाम, उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो सेव करवाएंगे। जैसा कि लास्ट वीक मैंने बताया था कि डेटाबेसेस को हम दो तरह से सेव करवा सकते हैं, एक लोकल पीसी के ऊपर यानी कि लोकल डिवाइस के ऊपर, और दूसरा हम क्लाउड के ऊपर भी उसको सेव करवा सकते हैं। तो क्लाउड के लिए हम बाद में देखेंगे, हम पहले ये देख लें कि हम लोकल के ऊपर किस तरह से डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स होंगी क्लाउड के ऊपर सेव करवाना या लोकल के ऊपर सेव करवाना वो दोनों सेम होंगी। तो हमने लास्ट वीक में क्या काम किया था, हमने एक स्टूडेंट नाम से इस तरह से डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए हमने एक लेआउट उसको डिज़ाइन किया था, जिसमें हम यूज़र से रिक्वायर्ड कर रहे थे स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और ऐड एंट्री के ऊपर हम इसको ऐड करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया था, हमने इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेट करके इनकी आईडीज़ को सेट करने के बाद हमने एक स्टूडेंट के नाम से एक क्लास को डिफाइन किया था, ठीक है। उस क्लास में हमने क्या किया था कि उसके 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था, जो कि बिल्कुल सेम वही हैं जो कि हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी के लिए चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी में जो हम यूजर से डिमांड कर रहे हैं, इसमें सिर्फ आईडी नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आईडी जो है ना ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो, अ, उसको हमें खुद से देने की जरूरत ना पड़े, ताकि वो खुद ही मेंटेन होती जाए, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो एंटर करेंगे। इस क्लास के अंदर क्या है, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया ताकि स्टूडेंट के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए, ठीक है। फिर हमने उसके गेटर्स और सेटर्स को सेट किया था, और एक स्ट्रिंग के नाम से, टू स्ट्रिंग के नाम से एक मेथड को डिफाइन किया था, जो क्या करेगा, जो बेसिकली इस स्टूडेंट को जो भी क्रिएट होगा उसकी सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। सिंपली वो हमें रिटर्न करता है, डिस्प्ले नहीं करता बल्कि हमें रिटर्न करता है, और हम उसको यूज कर लेते हैं। वो रिटर्न कैसे करता है, वो इन स्ट्रिंग फॉर्म जो है वो रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसकी जो रिटर्न टाइप है वो यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है। दूसरा, हमने मेन एक्टिविटी जो हमारी क्लास है उसके अंदर, क्योंकि हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो इस बटन के क्लिक के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बटन के क्लिक के ऊपर क्या होगा, इस बटन के क्लिक के ऊपर हम ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे, ठीक है। उस जब भी इसके ऊपर क्लिक होगा, एक इवेंट जो जनरेट होगा, उसके ऊपर हम एक्टिविटी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, हमने लास्ट वीक तक ये किया था कि हम इसको डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं कि लास्ट वीक तक हमने ऑन मोबाइल एप्लीकेशन रनिंग के फेज में कहाँ तक काम कर लिया था, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। इसमें हमने यूजर ने जो भी टाइप किया है वो हमने गेट कर लिया था, और उनको डिफरेंट स्ट्रिंग्स के अंदर सेव कर लिया था, ठीक है। जैसे कि नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट, ये 3 स्ट्रिंग्स थी जो कि हमने इनमें यूजर की जो भी इनपुट वो कर रहा है इन फील्ड्स के अंदर, वो हम उससे गेट कर लेते थे। अच्छा, फिर हम ये चेक कर लेते थे कि वो क्या एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो वो दिखा दे कि देयर इज सम एरर, टोस्ट कर दे, ठीक है। अदरवाइज अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करे, एक स्टूडेंट नाम से वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट की मदद से जो टू स्ट्रिंग का हमने मेथड एक कॉल किया था, वो हमें सारी डिटेल्स जो है रिटर्न कर दे एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है। और उसको हम डिस्प्ले कर रहे थे इन अ टोस्ट फॉर्म, ठीक है। ये बेसिकली हमने एक मेन काम किया था लास्ट वीक में। तो जैसे ही एप्लीकेशन रन होती है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ।
दूसरा हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि ये जो डबल इक्वल साइन है इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद इक्वल्स, ठीक है। और इस एम्प्टी के तौर के यानी कि उसके साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं इज एम्प्टी, क्योंकि हम यहाँ पे एम्प्टी ही चेक कर रहे हैं, तो हम इज एम्प्टी के एक मेथड है उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम अपनी एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम फर्दर इसके ऊपर जो वर्किंग है थॉरली वो करेंगे, ताकि हम लोग जी एप्लीकेशन रन हो गई है तो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें, ये एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है। हमने लास्ट वीक में क्या काम किया था कि हम यहाँ पे कुछ भी एंटर करते थे, नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने कीपैड्स को चूज़ कर लिया था, ठीक है। और जब हम ऐड एंट्री करते हैं तो हमारे पास एक टोस्ट नज़र आता है नीचे, जो बेसिकली इसी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा है विद स्टूडेंट आईडी 1, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो अकॉर्डिंग टू माय कोड जो अभी तक हमने किया है उसके मुताबिक इसको क्या दिखाना चाहिए, इसको एक टोस्ट दिखाना चाहिए, एक मैसेज दिखाना चाहिए जिसमें लिखा हो देयर इज सम एरर, ठीक है। तो वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी भी वो आपको टू स्ट्रिंग जो है वो उसका टोस्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो हम वापस आते हैं और इसके ऊपर फर्दर काम करते हैं। एक तो ये कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे इस एम्प्टी का मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये चेंज कर लेते हैं, डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। डॉट इज एम्प्टी, ठीक हो गया। उसके बाद हम ये करेंगे कि ये जो एंड साइन है ये क्या करेगा कि इनमें से कोई भी एक फॉल्स होगा तो वो एंड की मदद से क्या होगा कि नेगेट हो जाएगा। अगर एक ट्रू होता है बाकी फॉल्स होते हैं तो वो नेगेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे और साइन को यूज करते हैं कि इनमें से कोई भी एक जो है वो और हो तो हम उसको ये मैसेज शो करवा दें, ठीक है। देयर इज सम एरर। एक तो हमने ये कर लिया कि हमने इस एम्प्टी का मेथड यूज कर लिया, और दूसरा हमने ये कर लिया कि हमने एंड साइन को और के साथ और ऑपरेटर के साथ रिप्लेस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि हम हमारा क्योंकि अभी जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जब हम एंटर कर देते हैं ये सारी डिटेल्स को तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उस ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्ले कर देते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से हम क्लास को डिफाइन किस तरह से हम डेटाबेस को डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमें हमें एक क्लास को डिफाइन करना होगा जो कि बेसिक हमारी जावा की क्लास होगी, और उसका नाम हम रख देंगे डेटाबेस हेल्पर, ठीक है। और इस क्लास को हम क्या कर देंगे, हम इसको एक्सटेंड कर देंगे हमारी एक जो पेरेंट क्लास है, एक्सटेंड्स एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर, ठीक है। ओपन हेल्पर से हम क्या कर देंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, जो कि बेसिकली हमारी एसक्यूएल लाइट लोकल डेटाबेस क्रिएट करती है, ठीक है।
हेल्प करती है, ऐसे मेथड्स आपको प्रोवाइड करती है, ऐसे कंस्ट्रक्टर आपको प्रोवाइड करती है कि जो कि आप लोकल डेटाबेसेस क्रिएट कर सकें, ठीक है, डेटाबेसेस को हैंडल कर सकें एसक्यूएललाइट के हवाले से, ठीक है। एसक्यूएललाइट बेसिकली डेटाबेस है, जैसे कि हम वेब डेवलपमेंट के अंदर एसक्यूएल यूज़ करते हैं, जिसमें हमने वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर हम देखेंगे आगे चल के कि हम PHP में एडमिन को यूज़ करते हुए एक डेटाबेसेस को क्रिएट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे हमारी वेबसाइट के साथ, और उसमें जो एंट्रीज हैं वो इंसर्ट करेंगे और वहाँ से डिलीट करेंगे और डिफरेंट टेबल्स को बिल्डअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, तो एरर को देखते हैं कि ये हमें कह रहा है मस्ट ईदर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो हम इसके मेथड्स को पहले इम्प्लीमेंट करेंगे। ये दोनों मेथड जो हैं ये कंपलसरी हैं, तो हम इन दोनों मेथड्स को डिफाइन करेंगे और इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों करेंगे, ठीक है। जो ऑन क्रिएट मेथड है ये बेसिकली यूज़ होता है हम डेटाबेस को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को और उनको एग्जीक्यूट करते हैं, हम इसमें टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। ये एग्जीक्यूट होता है जब आपका आपकी डेटाबेस या आपकी एप्लीकेशन रन करती है, और ये इनिशियली जो है ये रन होता है, ठीक है। तो ये आपकी डेटाबेसिस को क्या करता है, उसके टेबल्स को डिफाइन करता है। हम या इसके अंदर वो सारी स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि हम चाहते हैं कि इनिशियली ऑन क्रिएट के अंदर जब भी एप्लीकेशन रन होती है फॉर द फर्स्ट टाइम तो ये मेथड कॉल हो, ठीक है। और दूसरा ऑन अपग्रेड, जब हम अपग्रेड करना चाहते हैं, कोई टेबल नया डिफाइन करना चाहते हैं, जब कोई नया वर्जन जो है वो हम यानी कि अगर आपने पहले से डिफाइन किया था कि पहला वर्जन है आपकी डेटाबेसेस का और आप उसका नेक्स्ट वर्जन डिफाइन करना चाहते हैं फॉर द एप्लीकेशन जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और उसमें आप नए टेबल्स को भी आपने डिफाइन कर दिया है, आपने नई एंट्रीज जो है वो फील्ड जो है वो इंट्रोड्यूस की हैं, तो आप क्या करते हैं कि नया वर्जन इसमें बता देते हैं। वो क्या करता है कि किसी भी इस तरह की मिस हैप को क्रिएट किए बगैर आपकी डेटाबेसिस को ऑन डिफरेंट एप्लीकेशन जहाँ पे पहले से इंस्टॉल हो चुकी हुई हैं वहाँ पे ये अपग्रेड कर देता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ रहती है जो कि हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेड लाइन आ रही है, उसको देखते हैं। हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना है अभी, ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं जो कि अच्छा, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने से पहले हम ये देखते हैं कि कितने कंस्ट्रक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। एज पर एनोड स्टूडियो यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं। आइए देखते हैं एनोड स्टूडियो की जो वेबसाइट है उसमें हमारे पास कितने किस्म के कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैंने पहले से वेबसाइट इसकी ओपन की हुई है, ठीक है। तो हम किसको सर्च करते हैं, हम बेसिकली SQLite ओपन हेल्पर को देखते हैं जो कि हम एक्सटेंड कर रहे थे, ठीक है। और उसके अंदर ये देखते हैं कि पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स कितने किस्म के हैं। तो यहाँ पे पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो 3 किस्म के यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। एक में जो है वो डिफरेंट, हर एक कंस्ट्रक्टर जो ओवरराइड कर रहा है बेसिकली वो डिफरेंट पैरामीटर्स को, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को गेट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कंटेक्स्ट, स्ट्रिंग, एसक्यूएल डेटाबेस और फिर कोई इंटीजर, ये 4 वेरिएबल्स जो है वो गेट कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ये चारों क्या है, कंटेक्स्ट स्ट्रिंग नेम के नाम से और एसक्यूएल कर्सर फैक्ट्री के नाम से और वर्जन के नाम से। इनको देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पास कर सकते हैं, ठीक है। कंटेक्स्ट टू यूज फॉर लोकेटिंग पाथ टू द डेटाबेस, ठीक है।
दिस वैल्यू में बी नल, ये नल हो सकती है लेकिन ये पाथ है जहाँ पे आपकी डेटाबेस होगी, ठीक है, उसको कंटेक्स्ट कहते हैं। और नेम ऑफ द, नेम में क्या होता है जी, नेम ऑफ द डेटाबेस फाइल होती है, ऑफ द डेटाबेस फाइल, ये स्ट्रिंग का होता है इसलिए। और नल फॉर एन इन मेमोरी डेटाबेस, दिस वैल्यू में बी नल, ठीक है, नल ये भी नल हो सकती है डिफरेंट केसेस के ऊपर। और फैक्ट्री के अंदर क्या है, टू यूज फॉर क्रिएटिंग कर्सर ऑब्जेक्ट्स, ये भी नल हो सकती है। और वर्जन का मैंने आपको पहले भी बताया, इनिशियली हम वर्जन 1 रखेंगे और फर्दर अगर हम उसमें अपग्रेड करते हैं अपनी डेटाबेसेस के अंदर तो हम उसका वर्जन जो है ना वो फर्दर 2 3 सो ऑन कर सकते हैं या 1 पॉइंट समथिंग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर है बेसिकली, तो हम इसमें 1 2 3 4 वर्जन्स को यूज करेंगे। तो हम वापस अपने नर्ड स्टूडियो में जाते हैं और पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, ठीक है। पहले कंस्ट्रक्टर को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्रिएट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे तीनों कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं जो कि हमने वेबसाइट के ऊपर देखे थे। तो जिस कंस्ट्रक्टर को हम क्रिएट करना चाहते हैं वो पहला कंस्ट्रक्टर है, हम उसको ओके कर देंगे। यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली वो आपको वैल्यूज दे देगा, ठीक है। हम करते हैं यहाँ के जो लास्ट 3 वेरिएबल्स हैं हम इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम इनको नीचे पास कर देंगे, ठीक है। नाम की जगह पे हम फिक्स करना चाह रहे हैं कि जो हम नाम रखना चाहते हैं अपनी डेटाबेसिस का वो स्टूडेंट डॉट डीबी है, ठीक, स्टूडेंट डॉट डीबी, स्टूडेंट्स कर देते हैं, ठीक है। और फैक्ट्री के अंदर हम नल पास करेंगे और वर्जन के अंदर हम इसको फर्स्ट वर्जन कर देंगे, ठीक है। तो हम सिंपल इसकी मदद से हम क्या करेंगे, डेटाबेसिस को कंस्ट्रक्ट करेंगे और डेटाबेसिस को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम ये वैल्यूज प्री डिफाइंड हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसको यहाँ पे इसका टेबल क्रिएट कर लें, ठीक है। तो हम उसको किस मदद से करते हैं, हम उसको db डॉट एग्जीक्यूट एक्सक्यूएल एक कमांड है, एक मेथड है जिसको हम कॉल करते हैं। db, db कहाँ से आ रहा है, db हमारा बेसिकली यहाँ पे एसक्यूएल लाइट डेटाबेस जो है इस ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, जो हम इस मेथड को बेसिकली पास कर रहे हैं, ठीक है। तो db डॉट exe एग्जीक्यूट एसक्यूएल, और सिंगल इसमें क्या करते हैं हम पास करते हैं एक स्ट्रिंग को। तो हम स्ट्रिंग का नाम रख लेते हैं स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है। और अब यहाँ पे क्योंकि एसक्यूएल स्टेटमेंट हमने डिफाइन नहीं किया है तो हम उसको डिफाइन कर लेते हैं str स्ट्रिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट इक्वल्स, क्या करेंगे हम यहाँ पे हम एक वो क्वेरी डिफाइन करेंगे जो हम चाहते हैं कि हम बनाना चाहते हैं, यानी कि हम एक टेबल बनाना चाहते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं जो कि प्रोजेक्ट 2 से रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स, उनको मैंने PHP माय एडमिन में किस तरह से एक टेबल क्रिएट होता है, किस तरह से हम उस टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, वो सारी स्टेटमेंट्स मैंने बताई हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स अगर वो आप अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं तो आप इजीली जान सकते हैं कि एक टेबल को क्रिएट करने के लिए आप सिंपल क्रिएट टेबल, और यहाँ पे आप टेबल का नाम बताते हैं, जैसे कि मैंने टेबल बनाना है स्टूडेंट का, स्टूडेंट अंडरस्कोर टीबी कर देते हैं ताकि ये रिप्रेजेंट करे कि ये टेबल है, ठीक है। ये इससे क्या होगा कि सिंपली एक स्टूडेंट नाम का टेबल बन जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इस टेबल को बनाते साथ ही हम ये भी बता दें कि कौन सी उसके अंदर फील्ड्स चाहिए, हमें हमें आईडी चाहिए, हमें हमें क्या चाहिए, हमें साथ में उसका स्टूडेंट नेम चाहिए, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम चाहिए, ठीक है।
और फिर स्टूडेंट एड्रेस चाहिए, हम यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं सिंपल 8, और लास्ट उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। हमें ये 4 फील्ड्स चाहिए इस टेबल के अंदर, ठीक है। अब इन्हीं चारों फील्ड्स को हम डिफाइन कर देते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को, क्योंकि हम आईडी को चाह रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करे और ये हमारी प्राइमरी की भी होगी। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है, एक चीज। दूसरा, ये प्राइमरी होगी, प्राइमरी की होगी, ठीक है, और साथ में क्या करेगी, ऑटो इंक्रीमेंट करेगी, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट करेगी। ये प्रॉपर्टीज मैंने सेट करती हैं अपनी आईडी के लिए, और साथ में स्टूडेंट नेम, एड्रेस, और वो एज इट इज रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ और देखना चाहेंगे कि ये जो नाम है हमें बार बार डिफाइन ना करना पड़े। हम क्या करते हैं कि इनको एज अ वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, और उन वेरिएबल्स को हम यूज़ करते जाएंगे सिंपली। आसानी ये भी होगी कि जब भी हम चेंज करना चाहते हैं अपने टेबल का नाम या कोई फील्ड का नाम, तो हम सिंपली उस फील्ड को, और फील्ड के नाम को, फील्ड के वेरिएबल को चेंज कर देंगे। तो सिंपली हमें हर जगह पे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि इसको हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट करने के बाद इसको हम यहाँ पे रीफैक्टर में आएंगे, रीफैक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस कांस्टेंट, इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर देंगे एज पब्लिक, और ओके। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे यहाँ पे टॉप पे स्टूडेंट टीवी के नाम से एक स्ट्रिंग जो है वो डिफाइन हो गया है, जिसके अंदर हमने वही स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल रखा है, ठीक है। और यहाँ पे उस स्ट्रिंग को हम कंकैटिनेट कर रहे हैं सिंपली। इसी तरह हम आईडी के केस में भी करेंगे। इसमें हम कॉलम अंडरस्कोर आईडी कर देते हैं, ओके। और इस तरह से स्टूडेंट नेम के साथ भी हम ओके कर देंगे। और हमारा लास्ट पे रह के है एड्रेस। पहले हम कॉन्टैक्ट को कर लेते हैं, साथ में एड्रेस को भी डिफाइन कर लेते हैं। अब हमने क्या किया है कि हमने सभी के वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं। अब हमें हमें इजी होगा कि जब भी हम यहाँ पे इनकी फील्ड्स को चेंज करेंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारी पूरी इस डेटाबेस हेल्पर फाइल के अंदर सारी एंट्रीज को चेंज कर देगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया है कि हमने अभी तक ऑन क्रिएट के अंदर एक टेबल क्रिएट कर लिया है अपने स्टूडेंट डेटाबेसेस के अंदर, ठीक है। और टेबल का नाम क्या रखा है हमने, स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल, ठीक है। उसके कौन सी फील्ड्स को डिफाइन किया हमने, उसकी आईडी डिफाइन की, उसका स्टूडेंट नेम डिफाइन किया है, उसमें हमने कॉन्टैक्ट और एड्रेस डिफाइन किए हैं, ये 4 फील्ड्स डिफाइन की। और हमने ये भी किया कि आईडी को हमने एज इंटीजर प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, ताकि हमें इसकी जरूरत बार बार ना पड़े, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहे, ठीक है। और फिर हमने नेक्स्ट क्या किया है, हमने नेक्स्ट ये किया है कि हम इस डीबी की मदद से जो हम इसमें पास करेंगे, उस डीबी को यूज करते हुए हम इस एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए हम मेथड कॉल कर रहे हैं एक्सी एसक्यूएल, ठीक है। और उसमें हम ये पास कर रहे हैं हमारी एसक्यूएल स्टेटमेंट, जो कि स्ट्रिंग की फॉर्म में हमने ऊपर डिफाइन की है, ठीक है। इसके बाद ये जब एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या करेगी, हमें एक टेबल इसका क्रिएट कर देगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये करते हैं कि क्योंकि हमने जो भी यहाँ पे एंटर हुआ डाटा,
जो भी एंट्री कर रहे हैं वो हम क्रिएट करना चाहते हैं उसकी डेटाबेस के अंदर। एक तो एंट्री करना चाहते हैं, तो एंट्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करते हैं जिसको हम यूज कर सके। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने जो अभी तक काम किया है यहाँ तक, ठीक है, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हम डेटाबेस बनाएंगे या डेटाबेस को कब कॉल करेंगे, जब हम उस स्टूडेंट को क्रिएट करेंगे। तो स्टूडेंट को कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारा डेटाबेस हेल्पर को कॉल करेंगे। ठीक है, जो हमने डिफाइन किया, इसको मैं डीबी हेल्पर कह देता हूँ, इक्वल्स न्यू डेटाबेस हेल्पर। ठीक है, और सेमीकोलन। ठीक है जी, इससे क्या होगा जी, ये मेरा डीबी हेल्पर जो है वो क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, उसमें हमने बताया था कि ये एक पैरामीटर लेगा। ठीक है, इस वजह से हमारे यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड वन आर्गुमेंट बट फाउंड जीरो, इसमें जीरो हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कौन सा ऐसा आर्गुमेंट जो है वो पास करना होगा, हमें बेसिकली कंटेंट प्रोवाइड करना है इसको। तो हम इसमें प्रोवाइड कर देंगे मेन एक्टिविटी, कोई मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ठीक है, जो भी करंटली चल रही है, तो उसके कंटेंट को हम प्रोवाइड कर देंगे, ये हमारा डीबी हेल्पर कंस्ट्रक्ट कर देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसके कॉल करने के बाद, इस लाइन को डिफाइन करने के बाद क्या होगा कि हमारी डेटाबेसिस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद क्या होगा, स्टूडेंट नेम के साथ हमारी एक डेटाबेस डिफाइन हो जाएगी जिसका वर्जन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस डेटाबेसिस को यूज करते हुए हम इसको स्टूडेंट को एंटर कर सकें उसके अंदर। ठीक है, तो हम डेटाबेस हेल्पर के अंदर एक मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक पब्लिक बूलियन। बूलियन इसलिए करते हैं हम कि ताकि हम इस मेथड को इस तरह से डिफाइन करें कि जब वो ऐड कर ले तो हमें ट्रू रिटर्न कर दे, अदरवाइज हमें वो फॉल्स रिटर्न कर दे, ताकि हमें पता चल जाए कि वो सक्सेसफुली उसने एंटर किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी जो रिटर्न टाइप है ना वो बूलियन रख लेते हैं, और बूलियन, और इसका नाम रख लेते हैं एड वन। अब इसमें हमने पास क्या करना होगा, हमने इसमें स्टूडेंट को ऐड करना है, तो हम स्टूडेंट को ही पास करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट एसटीडी, और ये हमारा मेथड जो है बेसिकली जिसको हम यूज करेंगे स्टूडेंट को ऐड करने के लिए इस डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें कॉल करते हैं हमारे एसक्यूएल लाइट डेटाबेस को। एसक्यूएल लाइट डेटाबेस, ठीक है, और उसमें हम डिफाइन कर देते हैं डीपी इक्वल्स दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस। ठीक है, तो क्योंकि हमें राइट करना है, हमें डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, गेट राइटेबल डेटाबेस, और यहाँ पे सेमीकोलन। और उसके बाद एक क्लास होती है कंटेंट, कंटेंट वैल्यूज की। ठीक है, कंटेंट कंटेंट वैल्यूज के नाम से ये क्लास क्यों यूज होती है, ये बेसिकली तब यूज होती है, ये बेसिकली सेव करती है आपकी कुछ वैल्यूज को पेयर्स में। जैसे कि आप बता देते हैं कि यार ये मेरा वेरिएबल नेम है, या ये मेरा
जो भी मैं वैल्यू सेव करवाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज एज है, तो एज के साथ आप साथ में उसका कोई इंटीजर एंटर करते हैं, साथ में लिख देते हैं कि ये टाइटल है इसका। जैसे कि आप एक्सेल शीट के अंदर कॉलम्स बनाते हैं और उन कॉलम्स के अंदर आप उन कॉलम्स का नाम देते हैं ताकि पता चले कि ये क्या है, ठीक है। तो इसी तरह कंटेंट व्यू क्या करता है, कंटेंट वैल्यूज क्या करता है, कंटेंट वैल्यूज बेसिकली आपकी जितनी भी आप अगर कोई चीज़ें कुछ एट्रीब्यूट सेव करवाना चाहते हैं तो वो पेज फॉर्म में सेव करवाता है, ठीक है। जैसे कि हमें अपनी डेटाबेस के लिए ज़रूरत है कि हम जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको गेट करें और साथ में ये भी बता दें कि कौन से नाम के साथ होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसका नाम और साथ में उसकी वैल्यू, उसका नाम और उसकी वैल्यू, तो ये कंटेंट वैल्यूज के साथ क्या करता है, पेयरिंग कर देता है आपके नाम की उसकी वैल्यू के साथ, उसके एड्रेस की उसके एक्चुअल एड्रेस के साथ, कॉन्टैक्ट नंबर की उसके सेल नंबर के साथ या लैंडलाइन नंबर के साथ, तो ठीक है। इसको यूज करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कंटेंट वैल्यू का सीवी के नाम से, और साथ में इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इसी तरह से क्रिएट होते हैं कि आप ऑब्जेक्ट का पहले से डाटा टाइप लिखते हैं उसकी, ठीक है, वेरिएबल नेम लिखते हैं और उसके फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सीवी की मदद से क्या करेंगे, पुट मेथड है उसको यूज करेंगे। अभी देखें कि पुट मेथड करता क्या है। पुट मेथड एक स्ट्रिंग की लेता है और उसकी वैल्यू लेता है, ठीक है। अब देखें ये इसके पुट के डिफरेंट मेथड्स हैं, जो कि बाइट में भी ले रहा है, लॉन्ग में भी ले रहा है, फ्लोट में भी ले रहा है, शॉर्ट में भी ले रहा है, बाइट में भी ले रहा है, एन अरे फॉर्म, ठीक है, डबल स्ट्रिंग, बूलियन, इंटीजर, ये सारी वैल्यूज ये गेट कर रहा है और जो की है और उस की के अंदर बेसिकली उसके साथ पेयर कर देता है, ठीक है। तो हम यूज करते हैं, क्योंकि सभी को डिफाइन किया जा सकता है तो इसमें हम यूज कर लेते हैं हमारे इन वेरिएबल्स को जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। सबसे पहले क्योंकि हम आईडी को इसलिए नहीं यहाँ पे रखेंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी, तो हम कॉल अंडरस्कोर स्टूडेंट नेम, ठीक है, इसको कर लेते हैं हमारे std डॉट गेट स्टूडेंट नेम, ठीक है। ये स्टूडेंट नेम बेसिकली क्या है, एक स्टूडेंट है जो कि हम पास कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं और इस std को हम पास करेंगे, ठीक है। और इस std के अंदर ये जो स्टूडेंट की क्लास हमने डिफाइन की थी उसके अंदर हमने ये सारे मेथड्स को डिफाइन किया था, जिसमें गेट std नेम है, गेट std नेम है, गेट std एड्रेस है, ठीक है, ये सेट है, ये भी सेट था, और गेट std नंबर, यानी कि हमने ये गेटर्स और सेटर्स को ऑलरेडी डिफाइन किया है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उनको हम बारी बारी कॉल करेंगे और हम सीवी पुट के अंदर उनको पेयर कर देंगे, ठीक है। सीवी पुट यहाँ पे आ जाएगा कॉल अंडरस्कोर एड्रेस कॉमा std डॉट गेट एड्रेस, ठीक है, सेमीकोलन cv डॉट पुट कॉल, हमारा लास्ट कॉन्टैक्ट रह गया और यहाँ पे हम std डॉट गेट कॉन्टैक्ट गेट std नंबर है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने तीन जो हमारे बेसिक जिनको हम गेट कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रीन ऑफ द एप्लीकेशन, जो हम यूजर से गेट कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको डिफाइन कर देते हैं, तो उनको हम बेसिकली पेयर कर रहे हैं विद द कीज, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे हमारी डेटाबेस के अंदर। उसको इंसर्ट कैसे करेंगे, डीबी, ये हमारी डेटाबेस जो हमने यहाँ पे डिफाइन की डीबी, ठीक है, और डॉट इंसर्ट, इंसर्ट, इंसर्ट में क्या करेंगे हम, हमें इंसर्ट में बताना होगा टेबल नाम, ठीक है, और टेबल के साथ हमें क्या बताना होगा, हमें नल कॉलम हैक बताना होगा और साथ में हमें कंटेंट वैल्यू बतानी होगी,
ठीक है, कंटेंट की वैल्यूज यानी कि सीवी। तो टेबल का नाम हमें पता है, स्टूडेंट टेबल। ठीक है, स्टूडेंट टेबल यहाँ पे, और इसको हम जरा स्पेस खाली छोड़ देते हैं, ये जो नल कॉलम है क्या है, ठीक है। और कंटेंट वैल्यू के अंदर हम सीवी को पास कर देते हैं, ठीक है, और सेमी कॉलन। अब यहाँ पे एक वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, वो हम देखते हैं हमारे दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। कि वो वैल्यू क्या है। आप यहाँ पे कंट्रोल एफ करें और फिर उसको सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइंड इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट, यहाँ पे हम सिंपली नल डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, नल कॉलम है। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारे पास ये हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा इंसर्ट करने के बाद। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कि इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल। तो हम इसको इंसर्ट ही रहने देते हैं, और इस इंसर्ट के ऊपर हम चेक कर लेते हैं कि इस इंसर्ट में अगर -1 आता है, क्योंकि ये दो तरह से वैल्यूज, अगर ये -1 देगा तो इसका मतलब है कि ये इंसर्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इसमें इसको कंपेयर कर लेते हैं, इंसर्ट डबल इक्वल्स -1 है तो क्या करे, रिटर्न कर दे फॉल्स, ठीक है। और फॉल्स रिटर्न कर दे और साथ में ये कह रहे कि एल्स चेक कर ले कि अगर -1 के इक्वल नहीं है तो रिटर्न कर दे रिटर्न ट्रू, जिसका मतलब ये है कि ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, ठीक है। क्या किया हमने कि db डॉट इंसर्ट इंसर्ट कर दिया है हमने स्टूडेंट अंडरस्कोर db के अंदर, ठीक है। टेबल के अंदर हमने इंसर्ट किया है, क्या इंसर्ट किया है जी, हमने सीवीज को इंसर्ट किया है, ठीक है। और इंसर्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो इंसर्ट के अंदर
इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है, लॉन्ग के नाम से, लॉन्ग के डेटा टाइप के अंदर, ठीक है। और इसके बाद हम इसको कंपेयर कर लेंगे, अगर इसके अंदर -1 होगा तो इसका मतलब है इंसर्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और अगर रिटर्न सक्सेसफुल होता है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। आए अपने कुछ आखिरी स्टेप्स को देखते हैं और उसके बाद इसको, इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। ये हमारा मेथड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर आएंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमने डेटाबेस को डिफाइन किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी डेटाबेस वेरिएबल को यूज करते हुए हम ऐड करेंगे किसको, स्टूडेंट को। तो डेटाबेस का नाम क्या है यहाँ पे, डीबी हेल्पर, ठीक है, डॉट, ठीक है। हमने जो डिफाइन किया अभी ऐड वन के नाम से मेथड, ठीक है। ये मेथड क्या ले रहा है, एक स्टूडेंट ले रहा है, ठीक है। सॉरी, इस यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने ऐड वन मेथड जो है वो डिफाइन किया है, वो क्या पैरामीटर ले रहा है, वो स्टूडेंट पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। और उसकी रिटर्न क्या है, बूलियन, ठीक है, ये याद रखना आपने। अब हमने इस मेथड को कॉल कर दिया, यहाँ पे ये क्या एक आर्गुमेंट ले रहा है, वो आर्गुमेंट क्या है, हमारा स्टूडेंट है, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया था। तो हम std इसमें पास कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। अब ये स्टेटमेंट बेसिकली, ये मेथड क्या करता है कि ये एक रिटर्न कर रहा है हमें बूलियन, तो हम उस बूलियन को भी क्या करते हैं, गेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको नाम चेंज कर सकता हूँ, रिजल्ट, रिजल्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस रिजल्ट को मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर तो ये ट्रू है, इसका मतलब है कि सक्सेसफुली हमने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर लिया है। अगर ये फॉल्स है तो देयर इज सम एरर, कि जिसकी वजह से वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट नहीं कर पाया। तो हम यहाँ पे चेक लगा लेते हैं, इफ result result डबल इक्वल्स ट्रू, तो हम टोस्ट करवा लेते हैं, मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं, टोस्ट। और इसके अंदर हम सक्सेस का मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं, या लिख लेते हैं ENTR, entered successfully, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एल्स में लिख देता हूँ, एंट्री फेल लिख देता हूँ, ठीक है, एंट्री फेल, ठीक हो गया। उसके बाद हमें ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि स्टूडेंट में क्या लिखा था, लेकिन हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। आप देखेंगे ये किस तरह से बिहेव करता है, कि इस टोस्ट को दिखाने के बाद इन दोनों में से जो भी, उसके बाद ये भी टोस्ट दिखाएगा कि स्टूडेंट की क्या डिटेल्स थी, ठीक है। हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे रिजल्ट क्या है, किस हद तक हमने ठीक से काम कर लिया है, ठीक है। आई होप कि हमने कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं की है। इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम कुछ थोड़ी सी चेंजेस के साथ हम अपने क्लाउड डेटाबेस के अंदर भी इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही एप्लीकेशन रन हो जाती है, मैं आपको उसके रिजल्ट्स चेक करवाता हूँ। अभी क्योंकि हम सिंपल इंसर्ट कर रहे हैं, हम ये देख ही नहीं रहे कि वो इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें ये आइडिया हो जाएगा इन मैसेजेस से कि वो इंसर्ट हो रहा है। हम ये भी देखते हैं कि कहाँ पे जाके ये डेटाबेसिस को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है।
अच्छा जी, एप्लीकेशन रन हो गई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है जी, ये एप्लीकेशन रन हो रही है। और इस एप्लीकेशन के रन होने, एक तो हम ये चेक कर लेते हैं कि एम्प्टी स्पेसेस अगर हों तो मेरे पास यहाँ पे देयर इज सम एरर का डिस्प्ले आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं यासिर मुनीर एड्रेस एक्स समथिंग समथिंग और यहाँ पे नंबर भी समथिंग समथिंग, बल्कि हमने कुछ एम्प्टी छोड़ने थे ताकि हम चेक करें कि किसी भी देयर इज सम एरर। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि आप कोई भी एंट्री जो एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। सारी एंट्रीज को आपको, सारी जो एडिट फील्ड्स हैं उनको आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर की जगह पे हम 1 2 3 4 5 6 कर देते हैं और इसको करते हैं ऐड एंट्री। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन क्या हो रही है, क्रैश हो रही है। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो रही है। हम देखते हैं कि कहाँ पे क्रैश हो रही है। वापस आते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन कहाँ पे क्रैश हो रही है। अच्छा जी, इसको डिबग कर लेते हैं थोड़ा सा। इस एप्लीकेशन को मैं दोबारा से रन करता हूँ और करते हैं हमारे लोकल डायरेक्टरी के ऊपर डेटाबेस क्रिएट होती है नहीं होती है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, हम इसमें एंट्रीज करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि फील्ड विद कोड -1 इनवैलिड आर्गुमेंट एंट्री करते हैं। तो ये हमारे पास जो है इस वक्त auto increment is only allowed on an integer primary key code 1 SQL। अच्छा जी, तो यहाँ पे इंटीजर, हाँ जी, हमारे स्पेलिंग्स थोड़े से गलत हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो हमने इंटीजर के स्पेलिंग लिखे हैं इंटीजर। ठीक है, अभी ठीक है, अभी दोबारा से इसको रन करते हैं। तो आप इस तरह से इजीली इसको डिबग भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन को आसानी से चूज कर सकते हैं और फिर उसके बाद डिबग के मैसेजेस को सिलेक्ट करके तो आप सिंपली उन्हीं मैसेजेस को फोकस कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं डिबग करने में। ठीक है, दोबारा से एप्लीकेशन को मैंने रन किया है और लेट्स सी।
मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, मैंने एंट्री ऑलरेडी जो है वो एडिट फील्ड को एनरिच कर दिया हुआ है, और इसके बाद मैं ऐड एंट्री करता हूँ। तो एंटर्ड सक्सेसफुली जो है वो आ रहा है, और क्या एंटर्ड हुआ है, जो कि आपके पास वो वैल्यूज भी नजर आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं दोबारा करता हूँ तो एंटर्ड सक्सेसफुली। अब इसमें क्या है कि ये मल्टीपल टाइम्स क्या है, आईडीज अपना एंट्रीज करता जाएगा। ठीक है, जो भी आप इसमें लिखते जाएंगे। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से लोकल के ऊपर फाइल्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने नर्ड स्टूडियो में वापस आते हैं, इसको करते हैं मिनिमाइज, और हमारे यहाँ पे व्यू के अंदर टूल विंडोज, और यहाँ पे डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, इसमें आपकी आप डिवाइस सेलेक्ट करते हैं जिसको आपने अटैच किया होता है, और यहाँ पे नीचे आते जाते हैं डाटा फोल्डर्स, इसके अंदर फिर से डाटा फोल्डर, और यहाँ पे वो एप्लीकेशन जो आपने रन की थी अभी अपने मोबाइल के ऊपर उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और ये हमारी फाइल का नाम भी वी गेट प्लस है। ठीक है, तो हम इसको ओपन करते हैं, इसमें देखें डेटाबेसेस, और ये मेरी स्टूडेंट्स के नाम से डेटाबेस बनी हुई है। ठीक है, ठीक है, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये ओपन नहीं होगी, क्योंकि ये आपको डिफरेंट एक व्यू देगी, जो कि बेसिकली आप इसको व्यू कर सकते हैं सिर्फ एसक्यूएल से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं वहाँ पे इस डेटाबेस को आप इंपोर्ट करें और इसका व्यू देख सकते हैं कि किस तरह से ये विजिबल हो रही है। ठीक है, तो आप इस तरह से एक सिंपल एप्लीकेशन को यूज करते हुए एक डेटाबेसेस बना सकते हैं, जो कि हेल्प आउट करती है आपको फर्दर। अब जब तक ये एप्लीकेशन यहाँ से डिलीट नहीं होती या हम एडिट नहीं करते हैं, ये डेटाबेसेस लोकल मशीन के ऊपर पड़ी रहती हैं। ठीक है, और आपकी आसानी के लिए जब मर्जी आप इसमें से वैल्यूज को गेट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। ठीक है, उसमें डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही इसको स्टडी करेंगे कि हमने किस तरह से एक डेटाबेस को क्रिएट किया लोकल पे, और उसके अंदर हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं एक स्टूडेंट को। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम इसी डेटाबेस हेल्पर की मदद से हम किस तरह से डिलीट कर सकते हैं एक एंट्री को फ्रॉम द डेटाबेस, किस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरह से हम फेच कर सकते हैं उस डेटाबेस के अंदर से डिफरेंट एंट्रीज को, मल्टीपल एंट्रीज को, या सिंगल एंट्री को। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं यहाँ पे। चलें, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।